brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. संवेदनशीलता इंसानों की ताकत है, मगर यही संवेदनशीलता तानाशाहों की कमजोरी बन सकती है। इसलिए तानाशाह कभी जनता के दिलों में झांकने की कोशिश नहीं करते। उन्हें अपनी जनता निर्जीव वस्तुओं की तरह दिखती है, जिन्हें जब मन आए तब किनारे लगाया जा सके। जैसा कि इजराइल के पड़ोस में बसे सीरिया में हुआ, जब वहां के लोगों ने अपनी ताकत पहचानी और अपना हक मांगने गए, सरकार की भौहें तन गई। उसने लोगों का दमन शुरू कर दिया। जवाब में क्रांति हुई। बाद में यह सिविल वॉर में बदल गया। ऐसा सिविल वॉर जो 6 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुका है, मुल्क की आधी आबादी को विस्थापित कर चुका है, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्याओं को चरम पर पहुंचा चुका है। मगर इन सब से सत्ताधीश को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी कुर्सी पर बना हुआ है। अब तो उसकी तूती भी वापस बोलने लगी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिन पड़ोसी देशों ने उसे अपने से अलग थलग कर दिया था, अब वो उससे दोस्ती गांठ रहे हैं। ताज़ा उदाहरण ईरान का है। पिछले 13 वर्षों में पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सीरिया के दौरे पर पहुंचा है। इसे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक असाधारण घटना के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज हम जानेंगे ईरानी राष्ट्रपति के सीरिया दौरे के क्या मायने हैं, अरब देश सीरिया से संबंध सुधारने की फिराक में क्यों हैं और सिविल वॉर के 12 बरस बाद सीरिया के हालात क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी सीरिया की। द पीपल वांट द फॉल ऑफ द रिजीम, यानी जनता को इस सरकार से आजादी चाहिए। जनवरी 2011 में कुछ बच्चों ने स्कूल की दीवार पर यह नारा लिखा और सीरिया का नसीब हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही ट्यूनीशिया में एक फल बेचने वाले ने अपनी जान ले ली थी। वो सरकारी भ्रष्टाचार से नाराज था। उसकी मौत के बाद ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट शुरू हुए। इसकी देखा देखी पड़ोसी देशों में भी सरकार का विरोध शुरू हुआ। उन दिनों अरब देशों में दशकों से एक ही व्यक्ति या परिवार का शासन चल रहा था। ट्यूनीशिया में बेन अली, लीबिया में गद्दाफी, सीरिया में असद, इजिप्ट में होस्नी मुबारक जैसे नेता तानाशाह हो चुके थे। जनता घुट रही थी। तभी उन्हें ट्यूनीशिया में उम्मीद दिखी। वहां 28 दिनों तक चले प्रोटेस्ट के बाद राष्ट्रपति बेन अली ने कुर्सी छोड़ दी। इससे उम्मीद लेकर सीरिया के डेरा शहर में स्कूली बच्चों ने असद सरकार के खिलाफ नारे लिखे। किसी लोकतांत्रिक देश में इसे आम घटना माना जाता, मगर वो सीरिया था, जहां असद सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी। बच्चों को इसका नतीजा भुगतना पड़ा। उन्हें अरेस्ट कर बुरी तरह टॉर्चर किया गया। उन्हें नंगा करके उल्टा टांग दिया जाता, फिर उन पर लाठियां बरसाई जाती, बेहोश होने तक पीटा जाता, बच्चों के नाखून तक उखाड़ लिए जाते। ये सब 6 हफ्तों तक चला। जब बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन गए, उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया गया। तब जिद की तो पुलिस वालों ने कहा, अपने बच्चों को भूल जाओ। अगर बच्चे चाहिए तो और पैदा कर लो, अगर नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो। पुलिस के इस रवैये ने लोगों को भड़का दिया। अभी तक वे गुहार लगा रहे थे, लेकिन यह विकल्प अब बेकार हो चुका था। मार्च 2011 में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने असद सरकार का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कुछ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। विरोध को जितना दबाने की कोशिश की, उतनी ही तेज रफ्तार से इसकी लहर फैली। राजधानी दमास्कस, रक्का, अलेप्पो जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर आ चुके थे। इसी बीच डेरा में कुछ सरकारी लोग आए। वे असद सरकार के नुमाइंदे थे। उन्होंने शहर के बुजुर्गों से बात की और बच्चों को रिहा करने का ऐलान किया। जब बच्चे जेल से बाहर आए तो उनकी हालत बेहद खराब थी। वे अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। उनके पूरे शरीर पर जख्म था। जब लोगों ने ये देखा, उनका गुस्सा और भड़क गया। बशर अल असद को सत्ता गंवाने का डर था। वो इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। असद ने सेना उतार दी। उन्हें हिंसा की खुली छूट दे दी गई। अगले दिन जब लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने आए, उनका सामना ऑटोमेटिक हथियारों से हुआ। निहत्थे लोगों को बेरहमी से मारा गया। अप्रैल 2011 में सेना टैंक लेकर डेरा पर चढ़ गई। 11 दिनों तक सेना ने घेरा डालकर रखा। लोगों को बुनियादी चीजों से दूर रखा गया। लोग खाने पीने के लिए तरस गए। बाद में इसमें ढील दी गई, लेकिन ये गुस्सा शांत करने के लिए नाकाफी था। सरकार ने कई और शहरों पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगाई। इसके चलते सताए लोगों की संख्या बढ़ने लगी। फिर जुलाई 2011 में सेना में फूट पड़ गई। एक नया गुट बना, फ्री सीरियन आर्मी यानी एफएसए, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। उनके बीच सामंजस्य की कमी थी। वे अलग अलग धड़ों में बंटने लगे। एफएसए के अंदर ही सीरियन नेशनल कॉलिशन यानी एसएनसी भी बनाई गई।
इसने कहा, सीरिया के लोगों के असली प्रतिनिधि हम हैं। ये लोग तुर्की के इस्तांबुल में बैठे थे। इस सरकार को अमेरिका, तुर्की, ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने मान्यता भी दे दी, मगर यह सरकार भी लाचार साबित हुई। इस बीच 2013 में इराक में अलकायदा के आतंकियों ने एक नया संगठन तैयार किया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट, ISIL। यह आगे चलकर सीरिया में भी फैला। तब इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS का नाम दिया गया। इसके बाद तो सीरिया अलग अलग देशों के प्रॉक्सी वॉर का अड्डा बन गया। सीरिया के प्रॉक्सी वॉर में कौन कौन शामिल है? रूस और ईरान असद सरकार का शुरू से समर्थन कर रहे हैं। रूस ने 2015 से सरकार की तरफ से हवाई हमले शुरू किए। रूस का कहना है कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाता है, लेकिन मानवाधिकार संगठन इससे अलग राय रखते हैं। उनका आरोप है कि रूस आम लोगों और असद के विरोधियों को निशाना बना रहा है। ईरान ने असद सरकार को अरबों रुपए और हथियार दिए हैं। उसके समर्थन वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके भी असद की सेना के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका, यूके और फ्रांस ने शुरुआत में विद्रोही गुटों को हथियार दिए थे। 2014 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने IS पर हमला शुरू कर दिया। उनका जोर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF को सपोर्ट करने पर है। सीरिया के प्रॉक्सी वॉर में तुर्की भी है। वो SDF का सपोर्ट तो करता है, लेकिन उसके अंदर शामिल कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ है। सऊदी अरब ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। उसने सिविल वॉर की शुरुआत में असद के विद्रोही गुटों की मदद की, लेकिन अब उसका मन बदल गया है। मार्च में उसने ईरान के साथ संबंध सुधार लिए हैं। अब वो सीरिया के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल सीरिया का पड़ोसी है। उसकी सीरिया और हिजबुल्लाह से पुरानी दुश्मनी रही है। वो सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव से भी नाराज है। उसका आरोप है कि ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान में हथियार भेज रहा है। इसके कारण वो सीरिया के ठिकानों पर हमले करता रहता है। अरब वर्ल्ड में सीरिया की अहमियत क्या रही है? आजादी से लेकर अब तक उसकी भूमिका कैसे बदली है? कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि सीरिया और इराक एंड इजिप्ट और तीसरा चौथा सूडान, ये 4 मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं अरब वर्ल्ड में। सूडान, इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में, इराक और सीरिया जो है ये जो है अरब ईस्ट और क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ जिसे हम कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र में बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। इनके बॉर्डर्स बहुत से मिलते हैं। एक तरफ तो ये है इराक जो कि है, उसके बॉर्डर कई देशों, टर्की तक से मिलते हैं, ईरान से मिलते हैं, फिर सीरिया से मिलते हैं, दूसरी और भी देशों से, कुवैत से मिलते हैं, और भी जगह से। फिर सीरिया है, सीरिया के भी बॉर्डर टर्की से मिलते हैं। मेडिटेरेनियन सी है वहीं पे, और मेडिटेरेनियन सी से यूरोप का ट्रेड होता है, बहुत करीब है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत है। अगर ये 3 खास, एक ईरान अलग इम्पोर्टेंट देश है जो पर्शियन गल्फ में भी है और सेंट्रल एशिया में भी है। तो इराक, सीरिया, ईरान, अगर ये ट्रायंगल बनता है जो बना हुआ है इस समय, जिसको रईसी जो गए हैं वहां पे प्रेसिडेंट, उनकी कोशिश ये है कि इसी को कंसोलिडेट करना। अभी तक जो कोशिश थी ईरान की, अच्छा फिर सीरिया का हमेशा से और इराक का, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जो हमेशा से पैन अरब नेशनलिज्म की इन्हीं बात की है इजिप्ट के साथ। फिर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। लेकिन सीरिया इराक आखिर वक्त तक काफी समय तक नेशनलिज्म की बात करते रहे। फिर ईरान जो था वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो भी एक नई एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन पॉलिसी का बेस्टियन बन गया। तो इस तरीके से ये 3 काफी कन्वर्जन है इनमें बहुत सी चीजों का। और तो इस वजह से ये विजिट जो है इस समय मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक ईरान की जो कोशिश थी वो ये थी कि किसी भी सूरत से रशिया के साथ मिलके कि जो हाफिज अल असद की गवर्नमेंट है उसका तख्ता न पलटे, वो वहीं पे बनी रहे। और इस कोशिश में कामयाब हुए। हाफिज अल असद को भी ये था कि बहुत काफी सपोर्ट थी वहां पे, खास तौर से आर्मी की, सेना का कमांड स्ट्रक्चर बना रहा, टूटा नहीं। पार्टी का भी स्ट्रक्चर जो था, बाथ पार्टी जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो बनी रही। सीरिया में मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग चाहते होंगे कि बशर अल असद की हुकूमत चली जाए,
और ऐसा लगता भी था जिस तरह का रेवोल्यूशन वहां पे आया था। मगर वो ये नहीं चाहते थे कि बशर अल असद की हुकूमत जाए और वहां पे आईएसएस या दाइश जैसी हुकूमत वहां पे आ जाए। जब सन 2000 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो हल्की सी उम्मीद जगी कि नया शासन पुराने की तुलना में बेहतर होगा। इसकी वाजिब वजह भी थी, बशर अल असद ने लंदन में मेडिकल की पढ़ाई की थी, बाद में वहीं डॉक्टरी भी करने लगे। यही उनका इरादा भी था, लेकिन बीच में ही उनके बड़े भाई की मौत हो गई। बशर को वापस सीरिया लौटना पड़ा। पिता की मौत के बाद सत्ता उनके हाथों में आ गई। सीरिया के लोगों को लगा लंदन में पढ़ा नौजवान है, वो उदार होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, अपने लोगों के दुख दूर करेगा। लेकिन ये सब कोरी कल्पना साबित हुई। बशर अल असद ने अपनी पारिवारिक परंपरा को कायम रखा, अपने करीबियों को लूटने की छूट और आम जनता को दुत्कार। सीरिया में सत्ता बदल गई, लेकिन लोगों की किस्मत वैसी की वैसी ही रह गई। 2007 से 2010 तक सीरिया में भयानक अकाल पड़ा। गांव से लोगों का पलायन शुरू हुआ। सरकार मूकदर्शक थी। भूख से बिलबिलाते बच्चों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। हमने एक्सपर्ट से सवाल किया। बशर अल असद 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले 30 बरसों तक उनके पिता हाफिज अल असद का शासन था। सीरिया की मौजूदा स्थिति में असद फैमिली की क्या भूमिका रही है? उन्होंने कैसे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की? वहाँ के उनके पिताजी जो थे हाफिज अल असद, असद मतलब लायन थे। तो जब से ये बाथ पार्टी का हुआ, वो अपने एक आर्मी एयरफोर्स में थे, तो उसके बाद वो अपने सत्ता संभाले। जब से वो सत्ता संभाले, इसके बाद किसी तरह वो अपने बच्चे को प्रिपेयर किया बनने के लिए। ठीक है, तो ये जो असद है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन क्योंकि बड़ा भाई नहीं रहा तो उसको आना पड़ा। क्योंकि जैसे आप देखोगे इराक की पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे आपके गल्फ कंट्री में मोनार्की है, इस तरीके यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी एक पारिवारिक बात जिसको फैमिली रूल रहता है। ठीक है, जैसे पहले सद्दाम हुसैन का था, वो अपना बच्चे को प्रमोट कर रहा था। तो ये एक इवन इजिप्ट में जो थे हुस्नी मुबारक थे, वो भी अपना कोशिश कर रहे थे। ये मुझे लगता है कि ओरिएंटल फीचर है। बाय एंड लार्ज आप इंडिया में भी इस तरीके से देखते हैं, है ना। तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम और मोनार्की सिस्टम में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। इसको कहते थे कि ये प्रेसिडेंशियल मोनार्की है। ये जितने आपके इराक हो गया कि इजिप्ट हो गया आफ्टर मिलिट्री को, और इराक में सद्दाम हुसैन का राइज होता है, सीरिया में असद की राइज होता है। इससे पहले जब से ये सब स्टेट बना है, वो एक फ्रीक्वेंट इंस्टेबिलिटी था। कम से कम सीरिया में हाफ ए डजन मिलिट्री कू टुक प्लेस अंटिल असद टुक ओवर। असद जब पावर में लेते हैं, तो किसी तरह उसको स्टेबलाइज करते हैं। एक he was able to provide a semblance of stability. वो 69 onwards आप उनको देखोगे, ये सीरिया इराक में किसी तरह की स्टेबिलिटी आता है। इससे पहले फ्रीक्वेंट मिलिट्री को होता था, रेजिम इंस्टेबिलिटी होता था। रिजल्ट की वो एक्सटर्नल पावर से इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था। तो उनके जाने के बाद तो है, तो उनकी रूलिंग जो पार्टी है, इसका बाथ पार्टी कहता था, सीरियन बाथ पार्टी, लेकिन उन्हीं के परिवार के दबदबाव था। वो एक एथनिक ग्रुप कहते हैं अलाविज, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब नहीं कि सुन्नी जो मेजोरिटी उनको नहीं रखते थे, वो रखते थे, छोटा मोटा उनको मंत्री बना के भी रखे हुए। तो किसी तरह वो अपनी क्लैन, अपना परिवार की एक रेजिम स्थापित हुआ था उनके मिलिट्री कू के बाद ही। तो इसीलिए उनके पास पावर था, तो वो अपना बच्चे को देना चाहते थे। उनके पास ऑलरेडी कैरिश्मा था कि भाई उनके आसाद चले जाएंगे, हाफिज अल असद, उसको कौन संभालेगा? उनका बेटा संभाल। बेटा का उससे इमेज बहुत अच्छा था कि भाई ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़े लिखा था, वो था, तो लोग उनको मानते थे कि ये जब से आएंगे सत्ता में बहुत सारे परिवर्तन होगा। आप पुराना जितना भी आर्टिकल वगैरह देखोगे, बाहर भी अंदर भी सीरिया के अंदर उनको काफी एक मॉडर्न रूलर की तरह माना जाता है। लेकिन वो भी उसी तरीका थे कि कुछ उनका जितना इंटरेस्ट हो, उनकी जो ग्रुप है, एलिट है, उनका इंटरेस्ट था कि पावर दूसरे से शेयर नहीं किया जाए। जिस दिन आप उसको ओपन कर दोगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, उनको सत्ता में वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और जो दूसरे ग्रुप है मेजोरिटी में है। तो इसीलिए ही दिक्कत वहां से शुरू हुआ 2011 ऑनवर्ड, जब से अरब स्प्रिंग शुरुआत हो गया। टर्की उनके बहुत बड़ा एक दोस्त बना हुआ था, उसने कहा कि तुम उनसे एग्रीमेंट कर लो, डिस्कशन करो, किसी तरह उसको सेटलमेंट करो, वो तो चुनाव शुरू करो। उसने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। तो यहीं से ही वहां पे एक बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर होता है।
2012 ऑनवर्ड्स। अब वो चला, आपको पता है कितने मिलियन लोग मर गए, आधा मिलियन तो बाहर ही है, 23 मिलियन उनका पॉपुलेशन था बिफोर दी सिविल वॉर। तो ये हुआ है। तो मुझे आप पूछोगे उनके किस तरीके से दबदबाव था, एक एक होता है कि करिश्मा, उससे ज्यादा उसके फादर की था। फादर की बड़े एक अरब नेशनलिस्ट मानते थे, वो एक रिवॉल्यूशनरी मानते थे। 1967 वॉर में तो उनकी गोलान हाइट, सीरिया लॉस्ट टू इजराइल, उसके बाद भी वहां पे वो अरब नेशनलिज्म को छोड़े नहीं, उसी के साथ रहे, कभी वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं किए, वेस्ट को कंसिस्टेंटली अपोज किया। उनका एक इमेज था एज ए रिवोल्यूशनरी लीडर। तो उसमें वो जो लेजिटिमेसी उसमें लाए थे इंटरनली एक्सटर्नली, उसी को उनके पिता पुत्र के पास आया। 2011 में अरब स्प्रिंग आई। ट्यूनीशिया से लेकर यमन, लीबिया, इजिप्ट तक में सरकार गिरी। इसकी लहर सीरिया में भी पहुंची, मगर वहां बशर अल असद को नहीं हटाया जा सका। भले ही सीरिया सिविल वॉर की चपेट में है, मगर असद आज भी सत्ता में बने हुए हैं। अरब स्प्रिंग सीरिया में अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच सका? अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया में ही सीमित रह गया, है ना, जहाँ पे शुरुआत हुआ वहां पे रेजिम चेंज हुआ, और किसी भी जगह पे वो अपना पेनिट्रेट नहीं कर पाया। जैसे इजिप्ट में हुआ, वहां पे भी रिवर्सल हुआ, कुछ दिन तक चुनाव हुआ, जीते, फिर वो चले गए। सीरिया में नहीं होना उसका मतलब नहीं कि सीरियंस डिडंट हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का जो वेव शुरू हुआ, जो मूवमेंट पॉपुलर अपराइजिंग, तो उसको अपोज करने वाले जो थे उनकी इंटरेस्ट उस रिजिम में एंट्रेंस थी। वो किसी भी तरह इस तरीका का सिस्टम को ओपन करना चाहते नहीं, क्योंकि उसमें उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी था, उनके बिजनेस इंटरेस्ट था, उनका एथनिक इंटरेस्ट भी था, जिसको अलवी मैंने, ठीक है। तो उसके साथ साथ उनको जो सपोर्ट करने वाले थे, जैसे रशिया था, शुरू से 1950s ऑनवर्ड्स रशिया ने कहीं ना कहीं सीरिया को सपोर्ट करता था, पर्टिकुलर बाथ पार्टी को और अलवीज को। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का पॉपुलर अपराइजिंग हो, वो उन्हीं के प्रेशर में आके तुरंत सिस्टम को खोल दे और सत्ता खो बैठे। तो ये बेसिकली सत्ता के ही लिए कन्फ्रंटेशन हुआ, जब बाद में एक बड़ा सा सिविल वॉर की तरफ चला गया। तो सत्ता के लिए ही जब हाफिज अल असद थे बशर के पिताजी, वो सुन्नी ग्रुप पे अटैक करते थे। आपको याद होगा एक प्रोविंस था होम्स करके, वहां पे वो एरियल बम्बार्डमेंट किए। जितने वो सो कॉल्ड सुन्नी रिवॉल्यूशनरी थे उनको इस्लामिस्ट कहा गया, उनको फंडामेंटलिस्ट कहा गया, उनको दबाया गया। तो उस तरीके से एक पॉलिसी था, किसी भी तरह सुन्नी ग्रुप को आगे बढ़ने नहीं देते थे, उनको पोर्ट्रे करते थे एज फंडामेंटलिस्ट। और the Baath party is a secular regime. Yes, to great extent it was secular in terms of giving equal rights to women, freedom, ये सब था कि फ्रीडम मतलब आप कहीं पे नौकरी कर सकते, कोई बाच विचार नहीं था, वो सेक्युलर ही था। लेकिन एट द सेम टाइम वो रिवोल्यूशनरी थे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये पॉपुलर अपराइजिंग होते हुए वहां पे कोई सरकार बदल जाए, वो सिस्टम बदल जाए। एक बात है। दूसरी बात है कि किसी भी वेस्ट एशिया कंट्री में सिस्टम बदलना मतलब वहां पे एक ब्लडी रिवॉल्यूशन होता ही है। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और आप इजिप्ट में देख लीजिए क्या हुआ। तो क्यों नहीं, मुझे लगता है कि वहां पे किसी भी तरह पीसफुल और लेस वायलेंट चेंज होता नहीं है वेस्ट एशिया में। ये बहुत सारे कारण है। बड़ी कारण है कि ज्यादातर वेस्ट एशिया स्टेट जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, क्योंकि सीरिया एक संयुक्त प्रोविंस था ओटोमन एम्पायर के। वहां पे जो आज लेबनान बनी है, कोई लेबनान नहीं था, वो उसको वो एक पार्ट ऑफ सीरिया होता था। वहां पे एक लेबनान बना दिया गया। वो एक मल्टी एथनिक कंट्री है, वहां पे आर्मेनियंस है, वहां पे आपकी शिया है, वहां पे सुन्नी है। सिमिलरली सीरिया जो है, सीरिया अभी भी क्लेम करता है कि लेबनानी ही एक पार्ट ऑफ सीरिया, उसको कहते हैं ग्रेटर सीरिया कंसेप्ट। उनके जो एक छोटा सा प्रोविंस था, जो सीरिया पे एक विलायत था, उनका संजक था, अलेक्जेंडर था, उसको हताई प्रोविंस कहते हैं टर्की में। उसको 1939 में टर्की ले गया। वो भी उनको अभी तक रिकंसिल नहीं कर पा रहे, टेरिटोरियल लॉस। सीरिया अरब हार्टलैंड का एक अरब नेशनलिज्म का एक हार्ट था, एक सेंटर था। वहीं पे पहले अरब नेशनलिज्म का क्राई वाज हर्ड इन दमस्कस।
तो वहां पे जितने बड़े बड़े इनके अरब इडियोलॉग जो है वो वहीं पे पैदा हुए, वहीं से शुरुआत किए हैं। पहला यूनिवर्सिटी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत है वो एक कॉलेज होता था, प्रोटेस्टेंट कॉलेज को वहीं बना था। तो वहां आप देखोगे वो कहीं ना कहीं ये हार्ट ऑफ अरब नेशनलिज्म था। तो जहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो अरब्स थे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर की दे आर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, वो वहीं पे मिलते थे। वो 19वीं सेंचुरी से ओटोमन के विरुद्ध शुरू हो गया था, बाद में वेस्टर्न कंट्री आगे में हुआ। तो सीरिया एक ओल्ड थ्रू अरब हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। ये है। दूसरी बात है कि एक हिस्टोरिकल रोल है सीरिया की। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी until recently ये कहता था कि you can start a war without Syria, but you cannot establish peace without Syria। तो ये सीरिया की कहानी है, इसकी सेंट्रलिटी टू द रीजन। जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो, वहां पे शांति की वार्ता हो, वो कहीं ना कहीं सीरिया प्लेज ए की रोल। तो इसीलिए वहां पे सत्ता बदलना मतलब है कि जितनी ही अगल बगल में जो विसिनिटी में स्टेट है वहां पे भी इसकी इम्पैक्ट दिखाई देगा। अब उसी भी दिखाई दिया लेबनान में भी, जॉर्डन में भी, और अब देखिए इजरायली लेटेस्ट रिएक्शन में। अब अरब देश खुलकर उसके साथ खड़े हो रहे हैं। 3 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया की राजधानी दमास्कस पहुंचे। ईरान सीरिया के सिविल वॉर में असद सरकार के साथ रहा है, मगर ईरानी राष्ट्रपति सीरिया का दौरा करने से बचते रहे। 2010 के बाद पहली बार इब्राहिम रईसी सीरिया पहुंचे हैं। इस दौरे को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ईरान अब खुलकर सीरिया के समर्थन में आ रहा है? ईरान शुरू से सीरिया की सपोर्ट में खुलकर है, उसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट वो लगातार दे रहे थे। 2 बार अब ये बशर अल असद, इससे पहले वहां पे ईरान आए, वो प्रेसिडेंट खamenei से भी मिले। देखिए अब तक जो सीरिया की पॉलिसी थी वो किसी भी सूरत से बशर अल असद की हुकूमत को बचाना, मिलिट्री एड देना। और दूसरी बात ये कि इस पीरियड में उनकी अमेरिका से भी बातचीत चल रही थी। पीस ट्रीटी एक हुई भी, जो बाद में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर पीस टॉक्स चल रही थी, जिसको बाद में संधि भी साइन हुई, एग्रीमेंट भी हुआ। फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उससे विड्रॉ भी कर लिया। एक ये भी था उनका पूरा जो लिबरल लीडरशिप थी 8 साल तक, उसकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी सूरत से ईरान के अंदर उसकी कोशिश ये थी कि रूहानी प्रेसिडेंट थे उस समय, इन 8 सालों में उनकी कोशिश थी कि पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने की और दोबारा से बातचीत करने की, कि किसी सूरत से ये पीस टॉक्स दोबारा से हो जाए। लेकिन ये कि अब जब से रईसी आए हैं, इनको कहा जाता है कि हार्ड लाइनर। और रईसी की पॉलिसी ये है कि वो यूरोप और अमेरिका की तरफ नहीं देखते, बल्कि ईस्टवर्ड उनकी पॉलिसी है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या कोरिया और यूरोप के, अरब के दूसरे देश और अफ्रीका, इनका ये मेजर कंसंट्रेशन है। और रीजन खास तौर से ये जो रीजन है इराक का, सीरिया का, इसके ऊपर अब उनकी पॉलिसी अभी तक तो बशर अल असद को बचाने की थी। अब पॉलिसी ये है कि कंसोलिडेट करना इनकी सत्ता को और रिकंस्ट्रक्शन वहां पे करना उनका मेन प्लैंक है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पेशावर हाईकोर्ट ने कपूर हवेली को ध्वस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। ये हवेली भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार राज कपूर का पुश्तैनी घर है। ये पेशावर के किस्सा खानी बाजार में है। राज कपूर और उनके भाई त्रिलोक कपूर का जन्म यहीं हुआ था। ये इमारत 1918 से 1922 के बीच बनाई गई थी। इसे राज कपूर के दादा दीवान बशेश्वर नाथ कपूर ने बनवाया था। याचिका लगाने वाले सईद मोहम्मद ने कोर्ट से कहा कि 1969 में उनके पिता ने नीलामी में इस हवेली को खरीदा था। उन्होंने इसके लिए पूरी रकम भी अदा की थी। खट्टक के मुताबिक सरकार के अधिग्रहण से पहले उनके पिता ही इस हवेली के मालिक थे। ये भी कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट के पास ये सबूत नहीं है कि राज कपूर कभी इस हवेली में रहे थे। प्रांत के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में जानकारी दी कि 2016 में पुरातत्व विभाग ने हवेली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था। आज कपूर हवेली जर्जर हालत में है। याचिकाकर्ता हवेली की जगह कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता को सिविल कोर्ट में जाने के लिए कहा है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। सरकार ने 1,500 सैनिकों को मेक्सिको बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। दरअसल 11 मई को टाइटल 42 नामक कानून को वापस लिए जाने की उम्मीद है।
ये कानून ट्रंप सरकार ने कोविड के टाइम पर लागू किया था। इसके तहत शरणार्थियों को बिना किसी वजह के लौटाया जा सकता था। उन्हें कोर्ट में अपील करने का मौका भी नहीं मिलता था। टाइटल 42 की समय सीमा लगातार बढ़ाई जाती रही। अब बाइडेन सरकार इसे वापस लेने के मूड में आई है। आशंका जताई जा रही है कि इससे मेक्सिको बॉर्डर पर भीड़ बढ़ सकती है, जिसे काबू कर पाना मुश्किल होगा। इसी वजह से एक्टिव ड्यूटी में लगे सैनिकों को वहां भेजा जा रहा है। टाइटल 42 के बारे में हमने विस्तार से दुनियादारी के पुराने एपिसोड में बात की है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां देख सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब कल मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।